अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारे पास है ऑर्गन एंड सेल लेवल। तो जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल फर्स्ट टू स्टडी कर लिए थे, तो आज हमने जो स्टडी करना है वो हमारे पास थर्ड वन है और वो है हमारे पास ऑर्गन यस सेल लेवल। तो सेल मिलकर हमारे पास बेसिकली ऑर्गन बनाते हैं। तो डिफरेंट एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, एक था माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक था मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास ये एटीपी वगैरह, वाटर और ये चीज़ें आ जाती हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, स्टार्च आ जाती हैं, ये चीज़ें। तो जब ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, यानी कि जब हमारे पास ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास सेल्स बनते हैं। तो देन हमारे पास जब सेल मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनती हैं। तो जैसा कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो जिनमें प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं या बैक्टीरिया हैं। तो उनमें क्या है कि हमारे पास लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो उनमें क्या है, फंजाई हैं, इनमें सिंगल सेल आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ ये तो हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन हमारे पास जैसे ये फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास हमने यहाँ पे दो तरह की टर्म्स पढ़ ली हैं, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये वाली चीज़ें। और देन हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीपल सेल्स यानी कि मोर देन वन सेल्स पर ये मुश्तमिल होते हैं, जिनमें फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है तो ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं, इनमें क्या क्या हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, तो और इनके फंक्शन है। तो अब हमारे पास क्या, इट हैज़ बीन क्लियर दैट फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गन विद दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। तो जब हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर लाइक जब हमारे पास पर्टिकुलर सेल्स मिलके हमारे पास एक एक ख़ास तरह का वर्किंग स्ट्रक्चर करने वाला हमारे पास एक बॉडी जनरेट होती है, तो वो बॉडी हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती है। यानी कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनेलिज जनरेट होती है। उन ऑर्गेनेलिज की एग्जांपल क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलिज स्पीक्स ऑफ द इंडिविजुअल लेवल विद इन द सेल। तो देन हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। अब हमारे पास एक और तरह की टर्म आई है, दैट इज प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इन द साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म क्या है, हमारे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और आउटर मोस्ट बाउंड्री हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, या प्लांट्स में सेल वॉल होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी हमारे पास वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनमें ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए, लेकिन वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे डिस्पर्स हुआ होता है। और दूसरा ये कि इनकी जो ये ऑर्गेनेलिज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। अदरवाइज हमारे पास जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर एक वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे पास प्लांट्स के केस में ये जो न्यूक्लियस होता है ये टुवर्ड द पेरिफेरी, यानी कि एक तरफ धकेला जाता है क्योंकि सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो उस वैक्यूल की वजह से हमारा ये न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरिफेरी होता है। लेकिन एनिमल्स के केस में तो ये हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट्स में एक और चीज़ हमारे पास समझने वाली है, ये मोस्टली एमसीक्यूज भी आ जाता है कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बोथ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो वो ऑर्गेनेली हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स हमारे पास जब एक ऑर्गेनेली है तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट क्यों है, अब ये बात समझने वाली है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हमारे पास डिफरेंस तो ये था कि मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेली का, लेकिन राइबोसोम्स हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स 80S होते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह अपने 4th चैप्टर में इनको बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज बस सिर्फ इनका सिंपल एक ओवरव्यू था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या हैं और ये ऑर्गेनेलिज क्या हैं। तो हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें रिच नंबर ऑफ हमारे पास ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। तो a cell membrane is however present in all cells whether प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब सेल प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि हमारे पास जो एनिमल्स में सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक और तरह की वाल होती है जिसे सेल वाल कहते हैं। सेल वाल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन चाहे सेल प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन दोनों टाइप में प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड यानी कि 4th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज टिश्यू लेवल। तो अब हमारे पास टिश्यू लेवल क्या है कि जब हमारे पास एक जैसे सेल्स जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं वो आपस में मिलें और उनसे एक ऑर्गेनेली जनरेट हो तो हमारे पास बनते हैं टिश्यू। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसा कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनमें ऐसे सेल्स जो एक तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं यानी कि जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, तो वो लूजली शीट्स या बंडल के फॉर्म में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो मिल के हमारे पास एक टिश्यू बना देते हैं। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज और इन टिश्यूज में हमारे पास हर जो हमारा टिश्यू होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक हमारे पास मसल टिश्यू है तो मसल टिश्यू मिलकर हमारे पास मसल सेल्स ने मिलकर हमारे पास मसल टिश्यू बनाया और मसल टिश्यू हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है यानी कि ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि सेक्रीशन यानी कि हार्मोनल सेक्रीशन करते हैं। देन हमारे पास है जाइलम टिश्यू है एंड फ्लोएम टिश्यू है। जो जाइलम टिश्यू है ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों, और ये क्या करते हैं, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लोएम टिश्यू मतलब हमारे पास ये और खुराक की जो ट्रांसपोर्ट होती है जिनमें साल्ट्स होते हैं ये वाली चीज़ें होती हैं, तो ये वाली जड़ों से इसको पत्तों तक एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबल होता है ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। तो दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, ये मसल का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन या यानी कि मूवमेंट। एंड देन हमारे पास ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। तो जाइलम हमारे पास वाटर की कंडक्शन करता है और जो हमारे पास फ्लोएम है ये शुगर और प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट रूट्स से हमारे पास एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से करता है। ये हमारे पास है टिश्यू लेवल। देन हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ
टिश्यू या डिफरेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जिनके रिलेटेड फंक्शन होते हैं, मतलब वो हैं तो टिश्यू तो डिफरेंट है लेकिन वो रिलेटेड टाइप ऑफ फंक्शन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास एक ऑर्गन बना देते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन assembled टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी, सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। एंड जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो स्पेशलाइज होकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कौन से हैं। जैसा कि हमारे पास स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है। ये किस सिस्टम का ऑर्गन है? ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ये माउथ से लेकर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये सारा जो जिसमें डाइजेशन हो जाती है, जिसे जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये क्या है, इसका एक पार्ट है हमारे पास स्टमक। ये हमारी बॉडी के अंदर जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि खुराक को टेम्परेरी स्टोर करता है, उसकी पार्शियली डाइजेशन भी करता है। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। विच इज़ ऑर्गन हैज़ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन, यानी कि फूड की डाइजेशन करता है। तो इसकी जो एपिथेलियम वाल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, और कंट्रैक्शन ऑफ ऑल स्टोमिक एंड मिक्सिंग ऑफ फूड ऑफ एंजाइम थ्रू मूविंग द फूड posterior, and the formation of organs also has a selective value because leads to their function quality requirement। तो वो ये कह रहा है कि the formation of organ also has a selective value, कि जो organ की formation है वो selective value because this leads to an efficient accomplishment to their function both quality and quantity। तो in animals ये हम अपने कुछ देख सकते हैं, कुछ हमारे पास ऑर्गन है। ऑर्गन हमारे पास ये नर्वस सिस्टम है, हमारे पास उसका ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन, हमारे पास हार्ट है, देन हमारे पास ये किडनीज हैं, लंग्स हैं, ये सारे हमारे पास ऑर्गन हैं जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर टोटल फंक्शन ऑल इन वन प्रोसेस कैरिड आउट। तो द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लेस इन प्लांट्स। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं वो एनिमल्स के अंदर तो बहुत से हैं, यानी कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो और भी बहुत से सिस्टम है जो हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो प्लांट्स की बॉडी होती है इनके अंदर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वाले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स की निस्बत इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये वाले सिस्टम नहीं होते। तो एट द मोस्ट वी माइट डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास कुछ हैं, यानी कि रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्लियर कट फंक्शन द डिस्टिंग्विश फीदर कैन बी असाइंड। रूट्स आर हमारे पास क्या है, रूट्स प्लांट के सॉइल के अंदर होती हैं जो प्लांट को सपोर्ट फ्राहम करती हैं और ज़मीन से नमकियात वगैरह और पानी को वाटर के एरियल पार्ट्स की तरफ भेजने में ये अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो लेके जाता है दैट इज़ जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोड्यूसिंग वाटर एंड मिनरल्स, द शूट सपोर्ट द एंटायर प्लांट्स। हमारे पास जो शूट होती हैं वह लीव आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फूड मैन्युफैक्चर। तो क्योंकि हमारे पास जो लीव्स होते हैं इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा लीव्स के अंदर हमारे पास पिगमेंट होता है जो कि हमारे पास एटीपी, क्लोरोफिल होता है जो कि एटीपी कर रहा होता है, इन्हीं के अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन कर रहे होते हैं। तो ये लीव्स हैं। और फ्लावर्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं क्योंकि ये प्लांट्स की नेक्स्ट जनरेशन तक उनके स्प्रेडिंग का जिम्मेदार हैं। तो द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल एसोसिएटेड विद ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शन। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स की कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में है। तो इसीलिए एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एक इंडिविजुअल, यानी कि अब पहले हमारे पास एटम्स थे, यानी कि सब पहले हमारे पास पार्टिकल्स थे, पार्टिकल मिलके हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक वो बने, उन्होंने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल बनाया जैसा कि हमने शुरू में देखा था, ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल बनाया। देन हमारे पास जब एटम्स मिले, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने।
मॉलिक्यूल्स में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, ये वाले थे। देन हमारे पास ऑर्गेनेलीज और सेल बने और देन हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनी। तो जिनमें सेल ऑर्गेनेलीज में हमने पढ़ा के यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आ जाते हैं। तो देन हमारे पास ऑर्गेनेलीज ने पूरे एक ऑर्गन बनाए और देन हमारे पास ऑर्गन का सिस्टम बना। अब जब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हमारे पास मिले तो उन्होंने एक पूरा होल इंडिविजुअल हमारे पास बना दिया, एक होल ऑर्गेनिज्म। तो various organ in plants and various organ system in animals are assembled together to form an individual, यानी कि एक होल ऑर्गेनिज्म। जब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो उनसे एक हमारे पास होल ऑर्गेनिज्म बनता है। The whole organism has its individually so far characteristic are concerned. It is different from other members of same species in respect. The various functions यानी कि processes activities of an organism are coordinated. In animal all the system work in coordination with each other. तो जो एक पूरा इंडिविजुअल होता है उसके अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। बेशक वो प्रॉपर एक सिस्टम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अब इंसान है, इंसान जब एक मतलब हम वर्जिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सांस फूल जाती है, सांस तेज़ आ जाती है, डाइजेशन स्टॉप हो जाती है और ऑक्सीजन हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं। तो जब हम रन कर रहे होते हैं तो हमारे मसल भी काम कर रहे होते हैं, ब्रेन भी काम कर रहा होता है, आइज भी काम कर रही होती है। तो ये सारे सिस्टम है, ये आपस के अंदर इंटरलिंक्ड है, यानी कि कोई भी एक सिस्टम अकेला काम नहीं कर रहा होता है। एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाने वाले सारे सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह engaged in exercise not only muscle are working but there is an increase in rate of respiration, heartbeat to supply the muscle with increased oxygen and food is a need to continuous exercise। वो भी यही बात कह रहा है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक तो हमारा मतलब मसल वर्क कर रहे होते हैं, दूसरा हमारी रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है ताकि हमें मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले और सेल्स को मिले क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। ये भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसकी कंपोजिशन है। एंड एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है वेयर प्लांट ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ थ्रू अबाउट। तो लेकिन अब हमारे पास जो भी हमारे पास कोई भी एक एक्शन हमने परफॉर्म करना होता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है तो हम वो एक्शन उसी वक्त परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि हम मूवेबल हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स हैं तो प्लांट्स वो मूव तो नहीं कर सकते, उनके अंदर भी तो कोऑर्डिनेशन, जब उन्होंने कुछ करना होता है तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो बाय द हार्मोन्स होती है। अब ये हार्मोन क्या है, ये हार्मोन हमारे पास एक न्यू टर्म है, ये हम पूरा इनके ऊपर एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्या है कि ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन, दोनों तरह के ग्लैंड्स हो सकते हैं। इनकी सेक्रीशंस होती हैं जो कि एनिमल्स में ब्लड के थ्रू मूव करते हुए अपने टारगेट टिश्यूज या सेल्स तक जाते हैं और प्लांट्स में भी ये मूव करते हैं। तो ये हार्मोन्स, प्लांट्स सिर्फ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एनिमल्स हमारे पास मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं और हार्मोन के अलावा इनका जो रेगुलेशन का सिस्टम है वो थोड़ा तेज़ है यानी कि एनिमल्स का। लेकिन प्लांट्स का सिर्फ उनकी जो वो है वो ओनली हार्मोन्स है। ऑर्गेनिज्म वर्क एज ए होल एंड इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जब एक ऑर्गेनिज्म है तो वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और उनके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो ये नहीं कर सकते। अब जैसे ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, तो हम क्या करते हैं कि हमें अगर धूप फील हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम सूरज की रोशनी से साइड पे कहीं अंदर आ जाएंगे या एसी ऑन कर लेंगे या ये कर लेंगे। अब एक प्लांट है वो बेचारा धूप में खड़ा हुआ है तो उसे तो ये नहीं होगा कि अगर उसे सूरज की धूप लग रही हो तो वो उठ के अपने ऊपर कोई छतरी कर लेगा या उठ के एसी ऑन कर लेगा। तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन प्लांट्स ने अब उसने सर्वाइव भी तो करना है तो वो फिर उनकी ट्रांसपरेशन हो रही थी और वो बहुत कम्प्लेक्स उनके अंदर सिस्टम चल रहे होते हैं तो वो उनका जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ हार्मोन की फॉर्म में होता है प्लांट्स में। अगर एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, हार्मोन्स भी होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये पॉपुलेशन और कम्युनिटी, ये हमारे पास एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।